जय हिंद बच्चों। आज आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर के अंतर्गत हम किसी वस्तु की धरातल से दूरी और ऊंचाई का अध्ययन करेंगे। तो इस हाइट एंड डिस्टेंस के अंतर्गत केस फर्स्ट आता है। केस फर्स्ट में जब किसी वस्तु को देखने के लिए आप नेत्र को ऊपर की ओर करते हैं तो नेत्र और वस्तु के बीच जो रेखा का निर्माण होता है वह दृष्टि रेखा कहलाता है और धरातल के समानांतर एक रेखा खींची जाती है आपके नेत्र से जो क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो इस क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है वह उन्नयन कोण कहलाता है, वह उन्नयन कोण कहलाता है। केस सेकेंड आता है बाबू साहब, इसका जस्ट अपोजिट। जब आप कहीं ऊंचाई पर हो और ऊंचाई से किसी वस्तु को आप नीचे की ओर स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो नेत्र को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। तो इस दृष्टि रेखा और इस क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण का निर्माण होता है वह अवनमन कोण कहलाता है। अब कोई पूछ दे उन्नयन कोण किसे कहते हैं तो उन्हें बोलेंगे जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए अपने नेत्र को ऊपर की ओर करते हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच कोण बनता है वह उन्नयन कोण बनता है। और इसका जस्ट उल्टा बोल देना है बाबू साहब, जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए अपने नयन को नीचे करते हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है वह अवनमन कोण कहलाता है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जब एक स्थिति आती है जब आपके मित्र किसी ऊंचाई पर हों, आप नीचे हो, तो आप अपने मित्र को देखते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर देखें तो उन्नयन कोण, आपके मित्र आपको देख रहे हैं तो यह अवनमन कोण। और याद रखना है बाबू साहब, इस स्थिति में कभी हो सकता है नेत्र से किसी वस्तु को ही ऊपर की ओर स्थित किसी वस्तु को देखते हैं या वस्तु से ही किसी धरातल पर स्थित पिंड से कोई कोण का निर्माण हो रहा है तो नीचे, याद रखिएगा, नीचे से ऊपर की ओर तो उन्नयन, ऊपर से नीचे की ओर तो अवनमन, याद रखना है। और बाबू सब याद रखोगे हमेशा उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। अवनमन कोण के बराबर होता है। अगर उन्नयन होगा 60 तो ये भी होगा 60, अगर होगा यह 30 तो यह भी होगा 30, याद रखना है। अब इस अध्याय को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं, इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं, लेकिन इस अध्याय को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा जो है इन तीनों निष्पत्ति के इन सभी मानों को याद रखना होगा। इन सभी मान को जब आप याद रखोगे तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस का टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2। इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, कॉस वाला याद हो जाएगा आप लोगों को। अब यहाँ ध्यान देना है बाबू साहब, 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3। क्वाट का बस इसका जस्ट अपोजिट। और याद आप लोग जो है त्रिकोणमिति का अध्याय जब पढ़े होंगे तो इससे ज़्यादा इधर 0 डिग्री था, 0 30 45 60, उसके बाद 90 था। लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस में आप लोगों को इतना ही याद कीजिएगा, आपका हाइट एंड डिस्टेंस का टोटल क्वेश्चन इतना पर ही बन जाएगा।
याद करने का अच्छा तरीका है, साइन का सिर्फ याद कीजिए, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60√3/2। और कॉस का याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, साइन का याद कीजिएगा। जस्ट यहाँ पे 60 का जो साइन 60 का मान है वह कॉस 30 का मान हो जाएगा, 45 तो सेम टू सेम, और यहाँ पे जो साइन 30 का मान है वह कॉस 60 का मान हो जाएगा। उसी प्रकार से tan ये वाला ज़्यादा यूज़ होगा, हाइट एंड डिस्टेंस में बाबू सब ये ज़्यादा यूज़ होगा, इसलिए इस पर थोड़ा एकदम कॉन्शस हो जाइए। tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60√3। अब cot 30 तो बस जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, यहाँ पे ये, यहाँ ये और यहाँ ये। देखिए हाँ, अब जो है आप लोगों को त्रिकोणमिति का जो है पहला क्वेश्चन जब सॉल्व किए होंगे तो उसमें इस कथन का बहुत इम्पोर्टेंस था। बहुत सारे बच्चे जो हैं कोण के सम्मुख भुजा आधार होते हैं, इसकी जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वह अपना 1 नंबर गंवा देते हैं एग्ज़ाम में। इसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही है। अब यहाँ पर ध्यान देना है बाबू साहब, जैसे यहाँ पर बोला गया है समकोण त्रिभुज में कर्ण को छोड़कर शेष 2 भुजाओं को उनके सम्मुख कोण के आधार पर लंब एवं आधार होने का निर्णय लिया जाता है या निर्णय लेते हैं। तो कैसे? तो यहाँ पर जैसे यह देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, आप लोग ध्यान दें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कर्ण है आपका, कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। जो खड़ा है वो लंब है और जो पड़ा है वो आधार है। अब यदि कोई पूछ दे इस थीटा के लिए लंब कौन होगा, इस थीटा के लिए लंब कौन होगा, तो आप लोग हर हमेशा याद रखिएगा, बाबू सब कभी मत गड़बड़ाइएगा, क्योंकि इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है एग्ज़ाम में। तो याद रखिएगा किसी भी कोण की सम्मुख भुजा उसकी लंब होगी। तो बोलिए इस थीटा के लिए लंब कौन होगा, तो BC। कौन होगा? BC। अगर कोई पूछ दे tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो उस स्थिति में आप बोलोगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो हम पूछे हैं थीटा, यहाँ क्या है बाबू? थीटा। तो tan थीटा बराबर तुम जानते हो लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार हुआ बाबू सब। तो यहाँ पर इसके लिए थीटा के लिए लंब क्या बताए थे? तो यहाँ पर बताए थे किसी भी कोण की सम्मुख भुजा उसकी लंब होगी, तो इसके आधार पर इसका यह BC इसका क्या हो गया? लंब हो गया। और तब BC लंब हुआ तो आधार कौन होगा? जब ये लंब हो गया तो आधार ये हो जाएगा, यानी AB आधार हो जाएगा। हाँ, कर्ण को कभी लंब और आधार की श्रेणी में मत लीजिएगा, क्योंकि यह लंब और आधार की श्रेणी में कभी आएगा ही नहीं। अब बाबू साहब अगर कोई पूछ दे, यहाँ पर सपोज दैट जैसे बीटा कोण है, अगर कोई पूछ दे tan बीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan बीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो इस स्थिति में आप लोग बोलोगे tan बीटा, तो tan बीटा सूत्र यही होगा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार हुआ, लेकिन बीटा बोल रहा है, तो बीटा के लिए लंब कौन होगा? इस कोण के लिए लंब कौन होगा? तो हम बोले हैं कोण की सम्मुख भुजा उसकी लंब होगी। तो बीटा के सम्मुख कौन है? AB। तो यहाँ पर लिखिएगा AB बटे क्या? आधार कौन हो जाएगा तब? BC। कर्ण कांस्टेंट होगा, नियत होगा, नो चेंजेबल, यह चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार का यदि क्वेश्चन कोई पूछ दे तो आप लोग अच्छी तरह से बना सकते हैं। चलिए, हाँ, इसके अंतर्गत एक पाइथागोरीय त्रिक आता है, उसको सदैव आप लोगों को याद रखना है।
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको हमेशा के लिए याद रखना है क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें क्या होगा, कभी लंब और आधार दे देगा तो कर्ण कह देगा ज्ञात करने के लिए, और जब कर्ण और आधार दे देगा तो लंब कहेगा ज्ञात करने के लिए, कर्ण लंब दे देगा तो आधार कहेगा ज्ञात करने के लिए। तो इसके लिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे हम इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिसमें आप लोगों को तुरंत यह क्वेश्चन बन जाएगी। चलिए अब देखिए यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अगर आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो आगे क्या जो हम चीज़ बताएंगे उस चीज़ को समझने में बहुत आसानी होगी। और इसी के साथ मैं अध्याय को प्रारंभ करता हूँ। हाँ, ऑब्जेक्टिव के लिए जो है, ऑब्जेक्टिव के लिए हम शॉर्ट ट्रिक बता देंगे जिसमें आप लोगों को कम समय में वह क्वेश्चन आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अब हम अध्याय चालू करते हैं। जो बुक हम बच्चों को पढ़ाते हैं उस बुक का क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के अंतर्गत जो अध्याय आती है उसका प्रथम अध्याय है 14A। बुक वहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग बुक देख सकते हैं। हाँ, ये नहीं बस समझिएगा कि इस बुक से पढ़ा रहे हैं तो दूसरे बुक का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा दूसरे बुक को भी पढ़ने के लिए इन सभी चीज़ों की जानकारी एकदम ज़रूरी है। और जो क्वेश्चन आप लोग यहाँ बता रहे हैं आप लोग पढ़ लोगे तो अदर की बुक का भी टोटल क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए बाबू साहब, क्योंकि वहाँ टाइप यही रहेगा, सिर्फ सेंटेंस चेंज रहता है। क्वेश्चन का टाइप यही रहेगा, सिर्फ सेंटेंस चेंज रहता है। आप लोगों को नहीं विश्वास हो तो आप लोग ध्यान से सभी क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। आप लोगों का दूसरे किताब का क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर आप लोग कमेंट लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है भूमि के एक बिंदु से जो एक मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अगर किताब आपके पास नहीं हो तो क्वेश्चन मैंने बोल दिया है, इस क्वेश्चन को लिखिए और लिखने के बाद जो मैं यहाँ सॉल्यूशन बताऊँगा उसे समझने का प्रयास करेंगे। एक बार और क्वेश्चन बोल देते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए, बोल रहा है मीनार के एक बिंदु से। तो पहले बाबू सर मीनार ज़मीन पर खड़ा होता है। कोई कह दे मीनार पड़ा होता है तो ये तो नहीं मानिएगा ना। ज़मीन पर क्या होता है, मीनार खड़ा होता है। तो यहाँ पर ज़मीन पर हम खड़ा करेंगे मीनार को। ऐसे मीनार बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सपोज दैट में काम चलाना है हमको, कहे कि मीनार बनाने में बहुत रुपया लगता है बाबू साहब। चलिए, यह एक ज़मीन है। इस ज़मीन पर मीनार खड़ा कर दिए हम, मीनार खड़ा कर दिए। कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार का पाद का मतलब हुआ पैर। तो मीनार का पैर कहाँ है, यहाँ है। तो इससे कितना मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर। बब्बू सब 30 मीटर की दूरी पर कोई एक क्या है, बिंदु है। इस बिंदु को मान लेते हैं बिंदु ए है। अब देखो यहाँ पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। बब्बू सब उन्नयन कोण कहाँ बनता है, नीचे से ऊपर की ओर। तो मीनार का शिखर, तो शिखर यही ना है, शिखर पीक चोटी, हाँ इन्हें खाने वाला शिखर नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण बाबू सब अच्छी तरह से आप लोग जानते हो, नीचे से ऊपर की ओर। तो उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण देखिए तो कितना डिग्री बना है, उन्नयन कोण बना है 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे उन्नयन कोण बाबू साहब 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे, देखिए इसको बी लिख देते हैं, इसको सी लिख देते हैं। एक का सॉल्यूशन,
तो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पर देखिए यह क्या दिया हुआ, इस कोण के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब। इस कोण के लिए बाबू सब ये क्या हो जाएगा, लंब। और तो लंब ये हो गया तो आधार ये हो गया ना, आधार दिया हुआ है और लंब ज्ञात करना है। तो हम उस निष्पत्ति का चयन करेंगे जिसमें लंब और आधार हो। हम उस निष्पत्ति का चयन करेंगे जिसमें लंब और क्या हो, आधार हो। मैंने बोला था कि 10 का ज़्यादा यूज़ होगा, तो बोलिए 10 में लंब और क्या है, आधार है। तो बब्बू सब यहाँ पर कुछ मत करना, लिख देना डायरेक्ट चित्रानुसार, चित्रानुसार। क्योंकि चित्र में आप सभी चीज़ का प्रदर्शन कर चुके हो कि यह मीनार है, यह एक क्या है, बिंदु है, बिंदु से इसकी दूरी 30 मीटर है। और चित्रानुसार यहाँ पे लिख के अब बना सकते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर बाबू सब किस निष्पत्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि इस कोण की सम्मुख भुजा ये है और सम्मुख भुजा लंब कहलाती है, तो लंब और आधार का मान दिया हुआ है, तो एक मान जो दिया हुआ उसका तो मदद लेना होगा। तो लंब और आधार, तो लंब और आधार कौन निष्पत्ति में है, तो 10 में है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10, यहाँ पर क्या डिग्री, 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा क्या, BC बटे आधार हो जाएगा BA बराबर tan 30 का मान। देखिए यहाँ पे tan 30 का मान क्या है, tan 30 का मान 1/√3, और यहाँ पे BC मुझे मालूम नहीं है, BA मालूम है 30 डिग्री। अब यहाँ पर बाबू सब ध्यान दोगे, 30 डिग्री यहाँ भाग के रूप में है, इधर जाएगा गुना के रूप में, तो 30 डिग्री बाय √3 बराबर क्या हो गया, BC। अब यहाँ पे बाबू सब ध्यान दोगे, 30 को हम लिख सकते हैं ना, 10 तिया 30 बराबर BC बटे √3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटे √3 बराबर BC। √3 खत्म हो गया, 10 रूट क्या हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सॉरी ये डिग्री नहीं होगा, चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे 10 रूट कितना हो गया, 3, और यहाँ पे मीटर लगा हुआ है, तो मीटर आप लोग लगा दें। BC क्या है, BC है मीनार, तो यहाँ पर लिख दीजिए मीनार की ऊंचाई। अब बाबू सब क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से सुनिएगा। भूतल पर एक टावर की छाया की लंबाई टावर की ऊंचाई का √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो यहाँ पे बाबू सब जैसे टावर ज़मीन पे खड़ा है, ऐसे खड़ा कर देंगे टावर को, ये टावर लिख देंगे, टावर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सूर्य जैसे इधर उगा हुआ है, सूर्य है सन, और यहाँ से टावर की छाया इस ज़मीन पर बन रही है। ध्यान दीजिएगा, ज़मीन पर जो छाया बन रही है, यह टावर का जो हाइट है ना बाबू, ये टावर का जो हाइट है, उस टावर के हाइट का √3 गुना है, यानी √3 गुना टावर, यानी ये जो है इतना, और ये क्या है, छाया है। ये क्या है, छाया है।
और ये क्या है बाबू सब, ये टावर है। यहाँ लिखोगे ए, यहाँ लिखोगे बी और यहाँ लिखोगे की, तो यहाँ लिखोगे सी। अब देखिए यहाँ पे तो कहता है सूर्य का उन्नयन कोण क्या करें, ज्ञात करें। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो यहाँ पर जो ये कोण का निर्माण कर रहा है, उन्नयन कोण, इसी को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी है बाबू सब लंब और किसका रिलेशन है, आधार का। लंब और किसका रिलेशन है, आधार का। तो यहाँ पर लिखेंगे tan c इज इक्वल टू, लिख दीजिए चित्रानुसार, tan c इज इक्वल टू लंब। तो लंब क्या होगा, ए बी बटे आधार क्या होगा, बी सी होगा बाबू सब। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, tan c इज इक्वल टू ए बी क्या है, टावर है, क्या है, टावर है, बटे बी सी, तो बी सी छाया है, और छाया है बाबू, तो छाया का माप क्या होना चाहिए, √3 गुना टावर। तो √3 गुना टावर, टावर टावर का हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे ऊपर बचा क्या, 1/√3, और यहाँ पर tan क्या हो गया, c। अब बाबू सब tan c, अब बोलो tan में ही बोलोगे है कि 1/√3 tan क्या बराबर 1/√3 होता है। तो यहाँ पर तालिका देखते हैं, तो tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 क्या होता है, 3 होता है बाबू सब। तो tan यहाँ पर 30 लिख दोगे डिग्री। tan 30 का मान बोलिए 1/√3 होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो अब बोल tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, काटना नहीं है, काटना नहीं है, tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बाबू सब। तो कोण C बराबर हो जाएगा क्या डिग्री, 30 डिग्री, अर्थात उन्नयन कोण का मान मैंने क्या कर लिया, निकाल लिया। कितना डिग्री, 30 डिग्री। विश्वास है आप लोग क्वेश्चन 2 भी समझ गए होंगे। चलिए अब ध्यान देना है बाबू सब, आगे क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। पॉज करके अपना सॉल्यूशन उतार लीजिएगा और खुद से बनाने का पुनः प्रयास कीजिएगा आप लोग। अब बाबू साहब क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से सुनिए। एक पतंग क्षैतिज रेखा से 60 डिग्री का कोण बनाती हुई, एक पतंग है क्षैतिज रेखा से 60 डिग्री का कोण बनाती हुई भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यह मानते हुए कि डोरी में किसी भी प्रकार की ढील नहीं है, पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के मुताबिक अब चित्र का निर्माण करेंगे। तो ध्यान दीजिए, एक पतंग क्षैतिज रेखा से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो क्षैतिज रेखा ये हुआ ना बाबू, ये हुआ क्षैतिज रेखा से एक पतंग, पतंग सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, पतंग है, और इस क्षैतिज रेखा से कितना डिग्री का कोण बनाती है, क्षैतिज रेखा से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री। इस क्षैतिज रेखा से 60 डिग्री का यह कोण बनाया, यह क्षैतिज रेखा है, 60 डिग्री का कोण बनाया पतंग। अब देखिए क्या कहता है, भूमि से
75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। भूमि से, यह भूमि है और भूमि से बाबू इस पतंग की जो ऊंचाई है ना वो है 75 मीटर। ध्यान देना, 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, यह मानते हुए कि डोरी में किसी भी प्रकार का ढील नहीं है। इसमें आप लोग सोच सकते हैं ना, शायद पतंग उड़ रहा है तो डोरी में ढील होगा ना। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक ढील, किसी भी प्रकार की ढील नहीं है, यानी डोर में किसी भी प्रकार का ढील नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, और यह जमीन से इस पतंग की जो ऊंचाई है ना वो है 75 मीटर की। तो कहता है यह मानते हुए डोरी में कोई ढील नहीं है, पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करें। बाबू सब, पतंग की डोरी की लंबाई अर्थात इसकी लंबाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो नामकरण कर देते हैं, ए बी सी, नामकरण। अब बाबू सब देखो, यहाँ पे इस कोण के सम्मुख भुजा ये हो गए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, लंब। लंब और डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह दिया, तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या होगा, कर्ण। तो लंब और कर्ण कौन निष्पत्ति में आता है, तो साइन थीटा बराबर आप लोग जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसलिए साइन की निष्पत्ति का यहाँ पर प्रयोग करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, चित्रानुसार सब में लिखिए। जहाँ चित्र का आप निर्माण कर देते हैं तो वहाँ पर माना की लिखना पड़ता है। अगर चित्रानुसार नहीं लिखोगे तो माना की लिखना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए चित्रानुसार लिखकर सॉल्यूशन को प्रारंभ कीजिए। ध्यान दीजिए, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब, तो साइन 60 के लिए लंब कौन हो जाएगा, ए बी बटे कर्ण, कर्ण का होगा बाबू सब ए सी। ध्यान दीजिए, ए बी बटे ए सी हो गया। अब बोलिए यहाँ पर साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान क्या होगा, √3/2। यहाँ पर मान बैठा दोगे और मान बैठाने के बाद देखिए यहाँ ए बी, तो ए बी कितना है 75 मीटर, तो 75 मीटर बटे ए सी, तो बाबू सब ए सी को ए सी लिख दीजिए, अंतिम में लिख दीजिएगा पतंग की डोरी की लंबाई। अब यहाँ पर ध्यान देना है बाबू सब, √3 और यहाँ पे ए सी कौन सी के रूप में है, भाग के रूप में है, इधर आएगा कौन सी के रूप में बाबू सब, गुना के रूप में, तो यानी √3 गुना ए सी, और 2 यहाँ पर कौन सी के रूप में है, भाग के रूप में, उधर जाएगा कौन सी के रूप में, गुना के रूप में, तो 75 मीटर गुना 2। अब यहाँ पे √3 गुना के रूप में है, उधर जाएगा कौन सी के रूप में, भाग के रूप में, तो बाबू सब ए सी बराबर हो जाए 25 तिया 75, 25 मीटर गुना 3 गुना 2 बटे √3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ए सी, तो ए सी और 25 तिया 75 हुआ, तो हम 3 को लिख सकते हैं 25 मीटर गुना 3 को हम लिखेंगे √3 गुना √3। काहे कि कोई पूछ दे √3 गुना √3 बराबर क्या, तो 3, √4 गुना √4 बराबर क्या, तो 4, √2 गुना √2 बराबर क्या, तो 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको याद नहीं रखना है, ये होता है बाबू सब √2 गुना √2। अगर कोई पूछता हो तो √2 का क्या होगा, स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर हो गया बाबू सब। तो √2 को तुम लिख सकते हो, कोई भी चीज़ √3 बराबर हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 1/2। तो उसी प्रकार से √2 बराबर हो जाएगा 2 पर पावर 1/2, और इस पर पावर है 2। अगर ए पर पावर m, इस पर पावर n हो तो सतमार में पढ़े होंगे, ए पर पावर m इस पर पावर n हो तो ए पर पावर m गुना n हो जाता है। तो इसी प्रकार से 2 और 1/2 गुना 2, 2 खत्म, तो छुच्छे का बचा, 2 बचा। तो इसी भी प्रकार से आप लोगों को समझना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पूछ दे √3 गुना √3 बराबर क्या, तो 3, √4 गुना √4 बराबर क्या, तो 4, √5 गुना √5 बराबर क्या, तो 5। इसी प्रकार से 3 को हम लिखें √3 गुना √3 बराबर तो क्या, 3। इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया 2 बटे √3, √3 क्या हो गया, खत्म। बब्बू सब ए सी बराबर हो गया 25 दूनी
50 मीटर। 50 मीटर यह AC का मान हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं पतंग के डोरी की लंबाई। पतंग के डोरी की कौन सी हो, लंबाई आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 25 दूनी 50 रूट अंडर 3, तो यहाँ पर ऐसे करके लिखना चाहिए, अच्छा लगेगा थोड़ा। तो यहाँ पर लिखोगे 50 रूट 3 मीटर। 50 रूट 3 मीटर ऐसे दशमलव में भी परिणत कर सकते हैं आप लोग। 50 और रूट 3 का मान होता है 1.732। 1.732। तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं आप लोग 50 गुना 1.732 दशमलव उड़ा दीजिए यहाँ पे। दशमलव के बाद क्या अंक 1 2 3, तो यहाँ पर क्या गो जीरो, 3 गो जीरो, 1 गो जीरो का हो गया, ख़त्म हो गया। अब जो है यहाँ पर आप लोग 5 दूनी 10, 10 को 0 बाकी 1, 5 या 15, 1 16, 16 को 6 बाकी 1, 5 7 35, 1 36 को 6 बाकी 3, 5 इकाई 5, 5 3 8 बटे 100, 1 को जीरो का हो गया, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे बाबू सब 1 पॉइंट इधर बैठा दीजिएगा, तो 86.6 मीटर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ध्यान से सुने। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक किसी चिमनी से 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। उसकी आंख से चिमनी के उन्नयन कोण, चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें। ये इसलिए नहीं मिटा रहे हैं कि आप लोग बार बार यहाँ से देखकर वहाँ समझ सकते हैं, इसलिए। चलिए ध्यान दीजिए। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, तो यानी प्रेक्षक के रूप में आदमी होगा, समझ गए। प्रेक्षक के रूप में आदमी होगा यहाँ पे। प्रेक्षक जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, यानी प्रेक्षक की हाइट है 1.5 मीटर। ये प्रेक्षक की हाइट। चलिए, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक किसी चिमनी से 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। बाबू साहब, चिमनी जमीन पर खड़ा होगा, उसका कुछ हाइट होगा जो प्रेक्षक से ज़्यादा होगा, प्रेक्षक से हर हालत में ज़्यादा होगा। काहे कि वह धुआं छोड़ता है, तो धुआं में वायुमंडल में काफ़ी ऊंचाई तक उसे बनाया जाता है जिससे वायु प्रदूषित ना हो। चलिए, 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक है जो चिमनी से 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। चिमनी से 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यह दूरी जो है डिस्टेंस, चिमनी से इस प्रेक्षक का जो डिस्टेंस है वह 30 मीटर का है। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, तो प्रेक्षक का आंख यहाँ होगा, यहाँ पैर होगा, तो यहाँ आंख होगा, यहाँ से उस चिमनी के शिखर को देखता है बाबू। चिमनी का शिखर ये हो गया ना, चिमनी का शिखर यहाँ वो देखता है। प्रेक्षक की आंख, नेत्र यहाँ है और चिमनी का शिखर यहाँ है। यहाँ से देखिए यहाँ पर उन्नयन कोण, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये क्षैतिज तल हुआ। जब धरातल के समतलीकरण हेतु कोई रेखा यदि खींचा जाता है तो यह क्षैतिज तल कहलाएगा बाबू सब। और इस क्षैतिज तल के पैरेलल
यानी समानांतर यदि कोई रेखा खींची जाती है तो यह क्षैतिज रेखा कहलाती है। याद रखें, क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पे उन्नयन बन गया, उन्नयन कोण बन गया बाबू साहब, ध्यान दीजिएगा। तो उन्नयन कोण जो बन रहा है वह उन्नयन कोण कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो कहता है चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें। चिमनी की ऊंचाई क्या करें हो? ज्ञात करें। तो बाबू साहब देखो यहाँ, चलिए चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये यानी चिमनी की ऊंचाई यानी यह हाइट बराबर वाट। देखिए ये 30 है, तो ये आप लोग अच्छी तरह से बता सकते हैं कि इसका भी माप कितना होना चाहिए, 30 मीटर। जितना ये उतना ये 30 मीटर हो गया। और ये बाबू प्रेक्षक का इतना हाइट है, इसके पैरेलल यहाँ आए तो ये भी यहाँ से यहाँ तक में हो गया कितना? 1.5 मीटर। अब हमको टेंशन लेना है यहाँ से यहाँ तक का। अगर यहाँ से यहाँ तक हम ज्ञात कर लिए तो ये हाइट और ये हाइट दोनों जोड़ देंगे, चिमनी का हाइट क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो बाबू साहब अब हम डिसीजन कहाँ से लेना प्रारंभ करेंगे? तो इस ऊपरी भाग में, इस ट्रायंगल में चलेंगे। तो बोलिए यहाँ पे इस कोण के लिए यह सम्मुख भुजा हो गया, तो यह सम्मुख भुजा जब हो गया तो ये क्या होगा? लंब होगा, लंब होगा। तो यहाँ पर हम नामकरण थोड़ा कर देते हैं, ए बी सी डी ई, नामकरण कर दिए। तो बाबू साहब इस कोण के लिए सम्मुख भुजा कौन हो गया? ए बी। ए बी जब हुआ तो ये क्या हो गया? इस कोण की सम्मुख भुजा क्या होगी? लंब। और ये हो गया आधार। तो लंब और आधार किस में आता है? 10। तो 10 में आता है। तो यहां पर लिखेंगे चित्रा अनुसार त्रिभुज ए बी ई में, ध्यान दीजिएगा, ए बी ई में चलेंगे 10, क्या लेंगे बाबू साहब? 60। अब ये दिमाग में आ रहा है ना कि 10 सर जी कैसे समझ आते हैं कि 10 हमको लेना है, कॉट लेना है, साइन लेना है, कॉस लेना है, ये कैसे समझ जाते हैं? काय कि इस कोण की सम्मुख भुजा ये हो गई, तो ये लंब मुझे ज्ञात करना है और आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार कौन निष्पत्ति में होता है? तो 10 में होता है। तो 10 को मैंने यहाँ पर लिखा बस। तो यहाँ पे 10 60 इज इक्वल टू लंब, तो लंब हो जाएगा ए बी बटे आधार। आधार क्या होगा बाबू साहब? बी ई। अब यहाँ पर ध्यान देना है 10 60 का मान √3। तो यहाँ पर 10 60 का मान √3 हो गया। अब यहाँ पे ए बी मुझे मालूम नहीं है, बी ई मुझे मालूम है बाबू साहब कितना मीटर? 30 मीटर। 30 मीटर यहाँ पर भाग के रूप में है, इधर आएगा गुना के रूप में। तो यानी 30√3 मीटर बराबर ए बी। ए बी इतना हो गया, ए बी इतना हो गया। और यहाँ पे बेसी होगा तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा, तो यहाँ पर 30 गुना 1.732 मीटर बराबर ए बी। ध्यान दीजिए, तो दशमलव उड़ा दीजिएगा, 1 का 0 का हो गया, खत्म। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 के 1 बाकी 2, 3 इकाई 3, 2 5। यहाँ पे 2 अंक पहले दशमलव, इतना मीटर बराबर ए बी हो गया। इसको परिणाम 1 लिख देते हैं। और दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ बी सी यह क्या किया हुआ है? गिवन यानी दिया हुआ है। बी सी 1.5 मीटर। तो परिणाम 1 और 2 को दोनों को जोड़िए,
परिणाम 1 + 2, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ। तो यहाँ पे AB + BC इज इक्वल टू क्या हो गया, AC, और इसमें इसको जोड़िए, देखिए यहाँ पे क्या होगा। अगर सुविधा के लिए आप लोग ऐसे कर सकते हैं, 51.96 मीटर प्लस 1.50 मीटर कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 और 9 5 14 4, बाकी 1 1 1 2 1 3, 53.46 मीटर। अर्थात AC क्या है, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई मालूम होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका